हम सब इतिहास की बातें करते हैं, तारीख, तबरी, इब्ने कसीर, इब्ने खल्दून जैसी किताबों का जिक्र करते हैं। पर कभी ये सोचा है कि जो इतिहास हम जानते हैं वो हम तक पहुंचा कैसे? मतलब इन किताबों का सोर्स क्या है? आज हम यही करने वाले हैं। हम 1400 साल के इस्लामी इतिहास को किताबों की कहानी के जरिए समझेंगे। जरा सोचिए, गुजरे जमाने की कहानियां, वो लड़ाइयां, वो नायक, वो बड़ी बड़ी घटनाएं, ये सब आज हम तक पहुंचती कैसे हैं? वो कौन सा धागा है जो अतीत को हमारे आज से जोड़ता है? यही सवाल हमारे इस सफर के बिल्कुल सेंटर में है, जहां हम मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि की कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा इन 6 हिस्सों में बंटी है। पहले हम देखेंगे कि इतिहास पहली बार लिखा कैसे गया, फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसने सब कुछ बदल दिया, किताबों का सुनहरा दौर शुरू हुआ, फिर आई एक भयंकर तबाही, और उसके बाद एक ऐसा मोड़ जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा। हमारी कहानी की शुरुआत उस जमाने से होती है जब इतिहास लिखा नहीं बल्कि याद रखा जाता था। पैगंबर साहब की वफ़ात के बाद इतिहास लोगों के जहन और याददाश्त में जिंदा था। उसे लिखने की ज़रूरत किसी को महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि पहली पीढ़ी के लोग तो आसपास ही मौजूद थे। तो शुरुआती दौर में सब कुछ जुबानी ही चल रहा था। पर फिर एक प्रॉब्लम खड़ी होने लगी। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने नोटिस किया कि जो नई पीढ़ी है वो इस्लाम की बड़ी बड़ी जंगों और अपने हीरो जैसे खालिद बिन वलीद को भूल रही है, और तो और वो रोमन पर्शियन हीरो से ज्यादा प्रभावित हो रही थी। कुछ करना तो जरूरी था। तो बस इतिहास को बचाने की पहली ऑफिशियल कोशिश शुरू हो गई। खलीफा ने उस जमाने के सबसे बड़े स्कॉलर इब्ने शहाब ज़ुहरी को ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। ज़ुहरी ने बचे हुए आखिरी सहाबियों से ज्ञान इकट्ठा किया, उसे अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, और फिर इतिहास की पहली किताब लिखी गई। लेकिन देखिए, शुरुआती ज्ञान कितना नाजुक होता है। जैसे ही इब्ने शहाब ने वो किताब पूरी की, खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज शहीद हो गए, और सिर्फ 30 साल बाद पूरी की पूरी उमैयद हुकूमत ही बिखर गई। और उस हुकूमत के साथ इस्लाम के इतिहास की वो पहली कीमती किताब हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गई। तो उमैयद खिलाफत खत्म हुई और अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ। और इसी दौर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी हाथ लगी जिसने पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी नई राजधानी बनाया। फिर 751 में एक जंग के दौरान कुछ चीनी कैदियों से उन्हें कागज़ बनाने की टेक्नोलॉजी का पता चला। और फिर आए खलीफा हारून अल रशीद। वो जानते थे कि कागज़ में कितनी ताकत है, और उन्होंने बगदाद में दुनिया की सबसे बड़ी पेपर फैक्ट्री बनवा डाली। अब आप सोचेंगे, ये इतना बड़ा बदलाव क्यों था? अरे भाई, पहले किताबें लिखी जाती थीं पपायरस पर, जो एक तो बहुत महंगा था और ऊपर से बहुत नाजुक। लेकिन कागज कागज सस्ता था, टिकाऊ था, और उसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता था। इसने तो जैसे ज्ञान के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। और बस सस्ते कागज की वजह से बगदाद में ज्ञान का एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यहीं से उस दौर की शुरुआत हुई जिसे आज हम सब गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। इसी दौर को इस्लामिक गोल्डन एज कहा जाता है। बगदाद का हाउस ऑफ विजडम दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर बन गया था। आपको पता है, उस जमाने में स्कॉलर्स की इज्जत वैसी थी जैसी आज रोनाल्डो या मेसी की है। हर तरफ किताबें लिखी जा रही थीं, कॉपी हो रही थीं, और पूरी दुनिया में फैल रही थीं। और इसी दौर में तारीख अल तबरी जैसी महान किताब पूरी हुई। और उस दौर के विद्वान कैसे थे, इसका एक छोटा सा किस्सा सुनिए। जब इमाम तबरी को उनकी काबिलियत के लिए सोने से भरा संदूक दिया गया, तो उन्होंने उसमें से सिर्फ अपनी 10 दीनार की तनख्वाह ली और कहा, ये मेरी तनख्वाह है और मैं इससे एक सिक्का भी ज्यादा नहीं लूंगा। ज्ञान के लिए ऐसा समर्पण था। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत होता है। अब हमारी कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर आती है जहां सब कुछ अचानक और बहुत ही हिंसक तरीके से खत्म हो गया। हुआ ये कि जब हलाकू खान की मंगोल फौज बगदाद की तरफ बढ़ रही थी, तब शहर के बड़े बड़े विद्वान छोटी छोटी एकेडमिक बहसों में उलझे हुए थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बाहर से कितना बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मंगोलों ने बगदाद में ऐसा कत्लेआम मचाया कि वहां की नदी कई दिनों तक खून से लाल बहती रही। और फिर
उन्होंने हाउस ऑफ विजडम की सारी किताबें उसी नदी में फेंक दी। कहा जाता है कि किताबों की स्याही से नदी का पानी कई दिनों तक काला रहा। जरा सोचिए, एक ही हमले में 400 साल की मेहनत, 400 साल का जमा किया हुआ ज्ञान सब बगदाद की नदी में बह गया। पेपर की फैक्ट्रियों को जला दिया गया और इस्लामिक गोल्डन एज खत्म हो गया। इस भयानक तबाही के बाद दुनिया में ज्ञान का जो बैलेंस था वो बदलने लगा। एक ऐसा मोड़ आया जहां से इस्लामी दुनिया और यूरोप के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। हाँ, मंगोलों की तबाही के बाद भी इब्ने खल्दून जैसे कुछ आखिरी बड़े विद्वान सामने आए, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। ज्ञान का केंद्र अब पश्चिम की तरफ खिसक रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, मुस्लिम दुनिया जिसने कागज की क्रांति की थी, अब उसे लिखने के लिए कागज भी यूरोप से मंगवाना पड़ रहा था। और ठीक उसी वक्त यूरोप में एक ऐसी मशीन का आविष्कार हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया, प्रिंटिंग प्रेस। फर्क समझिए, जो आदमी हाथ से दिन में मुश्किल से 40 पेज लिख पाता था, वो अब इस मशीन से एक दिन में 4000 पेज प्रिंट कर सकता था। ये एक इनकलाब था। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है ना? एक तरफ हाथ से लिखने वाले की छोटी सी मेहनत और दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस की जबरदस्त ताकत। इस एक मशीन ने यूरोप को ज्ञान के उत्पादन में मीलों आगे पहुंचा दिया। और यहीं पर इतिहास की एक बहुत बड़ी गलती हुई। उस समय की मुस्लिम सुपर पावर उस्मानिया सल्तनत ने एक फैसला लिया कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है। कुछ का मानना था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ कलम से आ सकता है, मशीन से नहीं। कुछ ने इसे एक ईसाई आविष्कार कहकर खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जहां यूरोप में हजारों प्रेस खुल रहे थे, वहीं पूरी मुस्लिम दुनिया में ये संख्या 0 थी। तो ये थी किताब और ज्ञान की एक लंबी कहानी। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं और देखते हैं कि इस सफ़र के ज़रूरी मोड़ हमें कितने याद हैं। पहला सवाल, कौन सी खिलाफत थी जिसने बगदाद में उस शानदार लाइब्रेरी हाउस ऑफ विजडम की नींव रखी थी, जो ज्ञान का केंद्र बनी? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, वो थी अब्बासी खिलाफत। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने वाला है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस को लेकर वो एक फैसला अलग लिया गया होता, तो आज हमारी विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ज्ञान की दुनिया का नक्शा कैसा होता? कमाल की बात है ना, कि कैसे इतिहास के छोटे छोटे फैसले सदियों तक गूंजते रहते हैं।